हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और मैं अशोक जांगीड़ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो सेशन है वो अभी अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं, ये है सिनोनिम्स का। जी हाँ दोस्तों, सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची शब्द जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, बहुत ही काम की चीज है। आज के इस कंपटीशन के दौर में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें लगभग हर एग्जाम में एंटोनिम्स तथा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द और सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची शब्द जो है बहुत पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अभी रिसेंट में जो जोधपुर की जो भर्ती अनाउंस हुई, रैली भर्ती जो अनाउंस हुई है, उसमें जो एयरफोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए विशेष तौर पर ये प्रोग्राम मैंने तैयार किया है। ठीक है, और इन बच्चों के अलावा ये और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये आपके काम में आने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए जो चुनकर के शब्द लेकर के आया हूं, ये बहुत ही कीमती शब्द है दोस्तों। हाँ, बहुत ज़्यादा कीमती शब्द हैं और इनकी कीमत इसलिए बढ़ जाती है कि इनका कोई पैसा लग रहा है इसलिए नहीं। जी नहीं दोस्तों, ये कीमती इसलिए हैं, ये वैल्यूएबल इसलिए हैं आपके लिए क्योंकि मैंने यहाँ पर वो शब्द चूज किए हैं, उन शब्दों का चयन किया आप लोगों के लिए जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और वहीं से घुमा फिरा करके क्वेश्चंस जो हैं सिनोनिम्स के तथा एंटोनिम्स के पूछे जाते रहे हैं। तो वहां से मैं चुनकर के लिए आपके लिए शब्द लेकर के आया हूं। जी हाँ, विगत वर्षों में एयरफोर्स में जो सिनोनिम्स के सवाल तैयार हुए हैं, पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं दोस्तों। और जिस जोश तथा जज्बे के साथ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी जोश तथा जज्बे के साथ मैं अशोक जांगीड़ आपके साथ में हूं दोस्तों। जी हां, और पढ़ना आपका काम है। आप हर वक्त पढ़ाई भी करते हैं, मेहनत करते हैं, सफल होने के लिए कई तरह के जतन करते हैं। तो मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ में चल रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और एक छोटी सी बात कि सुबह पढ़ो या रात को, अरे हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है अपने आप को। जी हां दोस्तों, सफल बनाना है अपने आप को। तो चलिए सफलता के इस सफर पे साथ में चलते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स का पहला सवाल मैं आपके सामने जो लेकर के आया हूं वो है एमिलियोरेट। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहां पे एमिलियोरेट, पहला शब्द जो है वो मैंने चूज किया आपके लिए, एमिलियोरेट। जी दोस्तों, एमिलियोरेट पहला शब्द आपके लिए मैंने चूज किया है। और एमिलियोरेट एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है उन्नति करना, सुधार करना, अर्थात मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर। अर्थात कोई चीज जो पहले बैड अर्थात बुरी थी, अनसेटिस्फैक्ट्री अर्थात जिससे आप संतुष्ट नहीं थे या कम संतुष्ट थे, उसे पहले से और बेहतर बनाना, वो क्या कहलाता है? एमिलियोरेट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एमिलियोरेट कहलाता है। यहां पर एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा, जब किसी शब्द के अंत में ATE आता है, ध्यान दीजिएगा, ATE आता है तो प्राय वह शब्द वर्ब का काम करता है। तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी इस चीज को समझने में। क्या रहेगा? ATE, जैसे ये रहा यहां पे ATE, तो ये क्या रहेगा? वर्ब रहेगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या था? उन्नति करना या सुधार करना। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये शब्द जो है आ चुका है। तो अब चलिए सिनोनिम्स पे चलते हैं। पहला जो शब्द है वो है इंप्रूव, और इंप्रूव का अर्थ क्या होता है? सुधार करना, अर्थात जो स्थिति मौजूदा स्थिति है उसमें और सुधार करना। ठीक है, ये मिलता जुलता अर्थ इसका है। लेकिन फिर भी अपन बाकी के जो ऑप्शंस हैं उन पर विचार करते हैं। डिसअप्रूव, डिसअप्रूव का अर्थ होता है असहमति जताना। और एप्रिशिएट, इसका मतलब होता है किसी चीज की प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, किसी वस्तु, हालात इत्यादि की प्रशंसा करना। डिस्करेज, डिस्करेज का अर्थ होता है हतोत्साहित करना। जी हाँ दोस्तों, क्या अर्थ होता है? हतोत्साहित करना। तो जो उपलब्ध जो ऑप्शंस हैं इनमें सबसे सही सटीक जो है वो है हमारा विकल्प ए, ऑप्शन ए जो है हियर। ऑप्शन ए इज द मोस्ट बिफिटिंग आंसर आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या रहा? विकल्प ए रहा। सिनोनिम्स की और भी बात कर लेते हैं इनकी। ठीक है, एमिलियोरेट जो है इसको अपन बेटर, वर्ब के रूप में बेटर भी कह सकते हैं, बेहतर करना। बेनिफिट, फायदा होना। रिफॉर्म, सुधार। इंप्रूव, सुधार, जैसे ये आ गया इंप्रूव यहां पे। ठीक है, और मेलियोरेट भी कह सकते हैं।
देखिएगा मेलियोरेट, यानी आपने ए हटा दिया तो भी इसका अर्थ यही रहेगा, एमिलियोरेट कह दो या मेलियोरेट कह दो, याद रखिएगा एमिलियोरेट मेलियोरेट, याद रहेगा दोस्तों। उन्नति करना, तरक्की करना, सुधार करना, ठीक है, जो हालात हैं उनसे बेहतर करना एमिलियोरेट कहलाएगा, मेलियोरेट कहलाएगा, बेटर कहलाएगा, बेनिफिट कहलाएगा, रिफॉर्म कहलाएगा और आपका इंप्रूव कहलाएगा। यह था आपका पहला प्रश्न। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्सपेक्टेड मी टू डू समथिंग टू अमेलियोरेट हिज डिप्रेशन। ही एक्सपेक्टेड मी, वह मुझसे चाहता था, उसे मुझसे उम्मीद थी, टू डू समथिंग, कि मैं कुछ करूंगा, टू एमिलियोरेट, सुधार करने के लिए, अच्छा करने के लिए, हिज डिप्रेशन, कि वो डिप्रेशन में था, उस डिप्रेशन वाली स्थिति से उसे निकालने के लिए, उबारने के लिए मैं कुछ करूंगा, उसे ऐसी उम्मीद थी। ये इसका एग्जाम्पल रहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हैगल। जी हां दोस्तों, हैगल, हैगल को अपन कह सकते हैं मोल भाव करना, विशेषतः है किसी वस्तु के दाम के विषय में। जी हां, अरे भैया सौदेबाजी करना, आप किसी शॉप पे गए, अरे भैया कितने का दिया, बोला 110, अरे नहीं 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 110 नहीं भैया, मैं तो इसके 90 रुपए दूंगा। तो अगले कहा नहीं भैया 90 तो नहीं चलेगा, मैं 105 में इसको आपको दे सकता हूं। आप फिर कहते नहीं भैया 90 नहीं, चलो 95 में दे दो। तो ये सब आप क्या करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है। तो हैगल का मतलब क्या होता है, बार्गेनिंग करना, ठीक है। तो डिस्प्यूट और बार्गेन परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली का अर्थ होता है लगातार, एस्पेशली ओवर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी वस्तु के मूल्य के संदर्भ में लगातार क्या करना, बिल्कुल बिल्कुल तर्क करना, आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है, लगातार सौदेबाजी करना या डिस्प्यूट करना, यह क्या कहलाएगा, हैगल कहलाएगा, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स की आप बात कर लें तो इसको अपन बार्गेन भी कहते हैं, बार्टर भी आप कह सकते हैं, बीट डाउन, कीमतों को नीचे लाना, बीट डाउन, और चैफर भी आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। जी हां, आप चलिए विकल्प पे विचार करते हैं। स्ट्रगल, स्ट्रगल का अर्थ होता है संघर्ष करना, संघर्ष करना। बार्गेन, ये आ चुका आपका, ये रहा बार्गेन, तो ये इसका सही जवाब है, बार्गेन इसका सही जवाब रहेगा। एडवाइज, एडवाइस का अर्थ है सलाह देना। और एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का अर्थ होता है किसी चीज को स्वीकार करना या किसी चीज की पावती देना। जी हां, कि ये चीज मुझे मिल गई है, ठीक है, और ये रही इसकी पावती, ठीक है। जैसे आपने क्या किया होगा, आपके पास कोई कॉरियर वाला आता है, ठीक है, कुछ सामान आपको देकर के जाता है, तो आपके सिग्नेचर लेता है, तो वो सिग्नेचर क्या है, इस बात की पावती है अगली संस्था के लिए कि ये इसको मिल गया है, फला फला चीज जो आपको मिल चुकी है, एक्नॉलेज, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है दोस्तों। यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एडवाइस स्पेलिंग ADVISE है, और यहां पर एक CE भी होता है, ये भी आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। जब इस प्रकार से एडवाइस लिखा जाता है, जब इसमें C लिखा जाता है, तब ये नाउन होता है, ध्यान दीजिएगा। और अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की। तो जब एडवाइस लिखा जाता है वर्ब के रूप में, तो इसमें C की बजाय क्या आता है, S आता है। तो इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। तो हैगल जो शब्द है, इसका अर्थ होता है मोल भाव करना या सौदेबाजी करना। तो यहां पर सीधा सीधा आपका सही जवाब निकल करके आया है बार्गेन, ठीक है दोस्तों, बार्गेन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑफ कोर्स ही विल स्टिल हैगल ओवर द प्राइस, बिल्कुल वह अभी भी क्या करेगा, कीमतों पर सौदेबाजी करेगा। और यहां पर याद रखने वाली बात एक और है आपके लिए कि हैगल जो लिखा जाता है, हैगल के बाद में हमेशा ही प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा। हैगल के साथ में क्या आएगा, प्रीपोजिशन ओवर भी आएगा, ध्यान दे लीजिएगा। चलिए अगले शब्द की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला जो शब्द अपन ने लिया है वह मराउस, ठीक है, प्राय अपन इसे मोरोस बोल देते हैं, मराउस, मराउस, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है बदमिजाज, असौम्य, ठीक है, या फिर वो व्यक्ति जो अपने तक ही सीमित रहता है, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता है, करता भी है तो इस तरह से चुभने वाली सी बातें करता है,
ठीक है, अक्सर ऐसे इंसान जो है आपके इर्द गिर्द जरूर रहते होंगे, ऐसे इंसानों से आपका जरूर पाला पड़ा होगा, ठीक है, जो या तो बोलते नहीं है, कम बोलते हैं, और बोलते भी हैं तो ऐसा तीखा सा बोलते हैं, मिर्ची सी लगती भैया, ठीक है, मोरोस। तो समवन हु इज मोरोस इज मिजरेबल, बैड टेम्पर। देखिएगा, समवन, ऐसा कोई व्यक्ति हु इज मोरोस, जो कि मोरोस है, उसकी विशेषता क्या है, वो क्या होगा, मिजरेबल होगा, दयनीय होगी, इसकी स्थिति होगी। बैड टेम्पर्ड, ठीक है, बैड टेम्पर्ड, बदमिजाज, एंड नॉट विलिंग टू टॉक वेरी मच टू अदर पीपल, और दूसरे लोगों से ज्यादा कोई बातचीत करने का इच्छुक भी नहीं होता है। इस प्रकार की विशेषता वाला व्यक्ति जो है मोरोस कहलाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम जो है वो एक तो है सलन, मिजरेबल अभी ऊपर आया था, ग्लूमी भी आप कह सकते हैं, मूडी बहुत एप्ट शब्द है इसके लिए, चार्लिश भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला है इल टेम्पर्ड, तो देखिएगा, इल टेम्पर्ड कह दो या बैड टेम्पर्ड कह दो तो ये बिल्कुल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बदमिजाज दोनों का अर्थ निकलता है। वेल बिहेव्ड, अच्छा व्यवहार करने वाला, सदाचारी, सौम्य व्यक्ति जो है वेल बिहेव्ड होता है। तो वेल बिहेव्ड, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया दोस्तों, काइंड हार्टेड, दयालु। ठीक है, ये भी इसका जस्ट ऑपोजिट ही मान लीजिए, कनिंग, चालाक। ठीक है, इसका इस शब्द से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर आपके लिए सही जवाब जो है विकल्प ए, अर्थात इल टेम्पर्ड जो है वो आपके लिए बिल्कुल एक सही दुरुस्त जवाब है। द मोस्ट बिफिटिंग आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज इल टेम्पर्ड। समझ गए दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ही मस्ट बी अ बिट मोरोस अबाउट इट, कि वह व्यक्ति थोड़ा सा इसके बारे में मोरोस होगा, अर्थात बदमिजाज होगा, असौम्य होगा, अच्छी बातें कहने वाला नहीं होगा, ठीक है, कम बोलने वाला होगा, ठीक है, और वो भी बोलेगा, वो भी क्या करेगा, बातें आपको चुभेगी, इस प्रकार का ये व्यक्ति होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला सवाल जो है अपन ने लिया है वो है टैसिटर्न। जी हाँ, टैसिटर्न। टैसिटर्न का अर्थ होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला। पीछे वाला शब्द जो था वो भी क्या था, कम बोलने वाला, इसी प्रकार का अर्थ दे रहा था। ठीक है, अल्पभाषी है, लेकिन किस तरह से, अमित्रवत ढंग से, फ्रेंडली मैनर में नहीं है, अनफ्रेंडली है। ठीक है, कम बोलने वाला है। ठीक है, तो अ टैसिटर्न पर्सन डज नॉट से वेरी मच एंड कैन सीम अनफ्रेंडली। ठीक है, तो ये मोरोस के जैसा मिलता जुलता सा है टैसिटर्न। तो देखिएगा, सिनोनिम्स की बात करें तो टैसिटर्न जो होता है कम बोलने वाला होता है। अब कम बोलने वाले इंसान को अपन क्या कह सकते हैं, अनकम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव का मतलब बातचीत करने वाला, अनकम्युनिकेटिव का मतलब क्या हो गया, बातचीत नहीं करने वाला या बातचीत कम करने वाला। रिजर्व्ड, जो अपने में ही खोया खोया रहता है, ठीक है, आत्मतल्लीन रहता है, रिजर्व्ड होता है। रेटिसेंट भी बिल्कुल क्या होता है, कम बोलने वाला व्यक्ति होता है। अनफोर्थ कमिंग, तो इसको यूं समझिए, फोर्थ कमिंग यानी आगे आने वाला, अनफोर्थ कमिंग जो बातचीत में आगे नहीं आता, अर्थात पीछे रहता है। दैट मीन्स इसका मतलब ही क्या हुआ, कम बोलने वाला। तो ये इसके सिनोनिम्स रहे। तो चलिए इधर चलते हैं। टॉकेटिव, टॉकेटिव तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया भैया, टॉकेटिव इसका ऑपोजिट है, तो ये इसका सही जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, अनकम्युनिकेटिव, जी हाँ, ये रहा आपका सही जवाब, अनकम्युनिकेटिव। ठीक है, अगले विकल्प पर भी आप विचार कर लीजिए। क्लेवर का अर्थ है चालाक, तो ये इसका सही जवाब नहीं होगा। बैड टेम्पर्ड, बदमिजाज, ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। तो बिल्कुल बहुत ही आसान सा प्रश्न बना करके रख दिया अपन ने इसको, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसका आंसर हासिल कर लिया। इसका आंसर क्या है, अनकम्युनिकेटिव। ऑप्शन बी जो है यहां पर सही जवाब है। My father was a very stern and जिद्दी and taciturn man and my relationship with him wasn't good. मेरे पिता एक बहुत ही जिद्दी और taciturn यानी अल्पभाषी थे और मेरा उनके साथ में रिश्ता जो बहुत अच्छा नहीं था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इडियोसी, इडियट शब्द तो सुना ही होगा, ऑल इज वेल, ये डायलॉग आपको याद भी होगा, 3 इडियट्स मूवी का है। ठीक है, तो इडियट बेवकूफ। ठीक है, तो इडियोसी क्या होगा, बेवकूफी होगा। बिल्कुल, इडियोसी का मतलब मूर्खता कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं, जड़ता कह सकते हैं, मूढ़ता कह सकते हैं, बेवकूफी कह सकते हैं। ठीक है, इफ यू रेफर टू समथिंग एज इडियोसी, यदि आप किसी बात के बारे में कहते हैं ये बेवकूफी है
यू मीन, तो आपके कहने का तात्पर्य होता है दैट यू थिंक इट इज वेरी स्टूपिड, तो आपके विचार में वो बहुत ही बचकाना सी या बेवकूफ़ी भरी बात है वो। ओके, तो सिनोनिम्स में विचार कीजिएगा। फुलिशनेस होता है, फूल नाउन हो गया, फुलिश एडजेक्टिव, फुलिशनेस, ठीक है, फुलिशनेस हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इडियोसी क्या नाउन है। इनसैनिटी, जी हां, सैनिटी का ऑपोजिट क्या है, इनसैनिटी, और इनसैनिटी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पागलपन। ल्यूनेसी, ठीक है, ल्यूनेसी का मतलब पागलपन, और ल्यूनेटिक का मतलब पागल। यस, यहां ये शब्द देखिए, टॉम फूलरी, तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, टॉम क्या है, पागल है, टॉम फूलरी, टॉम फूलरी, टॉम एक पागल व्यक्ति है, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको, तो ठीक है, तो क्योंकि इसमें फूल शब्द छिपा पड़ा है तो अपने आप इसका अर्थ स्पष्ट हो ही रहा है। मैडनेस बहुत ही सिंपल सा है। स्टुपिडिटी, स्टूपिड से स्टूपिडिटी बन गया, और फॉली भी इसी का एक वेरिएंट है, ठीक है, इसका अर्थ भी क्या होता है, पागलपन होता है। तो चलिए विकल्प पे विचार करते हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा, मिल गया आपको यहीं पे, ये रहा मैडनेस, जी हां, मैडनेस का मतलब पागलपन हो गया, तो ये राइट आंसर है। अगले विकल्प पे आप विचार कीजिए, हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता, ये गलत जवाब होगा। विजडम, बुद्धिमता भी गलत जवाब होगा। रिपेंटेंस, पश्चाताप होना, यह भी गलत जवाब होगा। और एग्जाम्पल देखिए, द idiocy ऑफ सब्सिडीज फॉर एक्टिविटीज विच डैमेज द एनवायरमेंट, ठीक है, वो एक्टिविटीज जो एनवायरमेंट को डैमेज करती हैं और हम उन्हें क्या देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तो ये बेवकूफी भरा विचार है। अगले प्रश्न में चलें आगे। अगला प्रश्न है हार्बिंजर, जी हां, हार्बिंजर देखिए क्या होता है, संदेशवाहक आप कह सकते हैं, अग्रगामी कह सकते हैं, अग्रदूत कह सकते हैं, अपने क्षेत्र में प्रथम कह सकते हैं, किसी चीज का घोतक, साइन कह सकते हैं, इंडिकेशन कह सकते हैं, किसी चीज का घोतक कह सकते हैं, सूचक कह सकते हैं, संकेत सूचक कह सकते हैं आप इसको। अ पर्सन और थिंग दैट अनाउंसेस और इंडिकेट्स द अप्रोच ऑफ समथिंग, वह वस्तु या वस्तु जो किसी के आगमन की सूचना देते हो, संकेत देते हो, वो हार्बिंजर अर्थात फॉर रनर कहलाते हैं। जी, हार्बिंजर या फॉर रनर कहलाते हैं, ठीक है। और हम इसको क्या कह सकते हैं, इंडिकेशन कह सकते हैं। इसके अलावा जो इसका दूसरा अर्थ बनता है वो है संकेत सूचक, ठीक है, इंडिकेशन कह सकते हैं, हेराल्ड भी कह सकते हैं, मैसेंजर कह सकते हैं, ओमेन भी कह सकते हैं। ओमेन वैसे शुभ चीजों का संकेत होता है, जी हां, जिसको अपन शगुन भी कह ही देते हैं कई बार, ठीक है। प्रीकर्सर, अग्रगामी अग्रदूत होता है, ठीक है। फॉररनर आप कह सकते हैं, पोर्टेंट कह सकते हैं, फोर टोकन कह सकते हैं, और एक और शब्द पायोनियर भी आप इसको कह सकते हैं। चलिए अब यहां पर चलेंगे आगे। पहला शब्द है रिमार्केबल, काफी खास, नहीं भैया ये तो नहीं होगा, ठीक है, रिमार्केबल इसका सही जवाब नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ओमेन, तो देखिए ओमेन आपको यहां पे मिल गया, दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, ये आपका सही जवाब रहा, बिल्कुल सही जवाब। मेरिटोरियस, काम का, गुणकारी, ये नहीं होगा। ओवरवेलमिंग, ठीक है, ओवरवेलमिंग का मतलब बहुत ही तगड़ा, स्ट्रोंग, ये भी इसका नहीं हो सकता। तो सही जवाब क्या है आपका, ओमेन का मतलब सूचक। देखें, आई जस्ट होप, मैं तो बस इतनी सी उम्मीद रखता हूं भाई, जनवरी इज नॉट ए हार्बिंजर ऑफ डूम का मतलब विनाश, फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। मैं तो इतनी सी उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल के बाद में जो जनवरी आ रहा है वह बाकी के पूरे वर्ष के लिए विनाश का सूचक ना बने, ठीक है। तो मेरे तो बस इतनी सी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है पैसे, पैसे नहीं कहेंगे, पैसे, और पैसे का मतलब होता है ओल्ड फैशन, ठीक है, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ वोग, जो अभी चलन में नहीं है, अभी प्रचलन में नहीं है, जो पहले कभी चलन में हुआ करता था, फैशन में हुआ करता था, आजकल खत्म हो चुका या बिल्कुल भी चलन में नहीं है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पासे। ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है फैशन से बाहर, पुराना या पुरानी चाल का,
इंग्लिश में आप कह सकते हैं नो लॉन्गर फैशनेबल, जो अभी फैशनेबल नहीं है, अर्थात इन द सेंस ऑफ आउट ऑफ डेट, जो आउट ऑफ डेट के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो आउट ऑफ डेट इसका एक सिनोनिम है, ओल्ड फैशन्ड भी कह सकते हैं, डेटेड या आउटडेटेड दोनों का एक ही अर्थ है, कोई सा भी आप काम में ले सकते हैं। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का अर्थ होता है जो पहले चलन में था अब नहीं है, ऑब्सोलीट कहलाता है। इसे आप अनफैशनेबल भी कह सकते हैं। एंटिकेटेड, पुराना, पुराने टाइम में काम में आता था, अभी काम में नहीं आता। आउटमोडेड या ओल्ड फैशन एक ही चीज है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स रहे। तो चलिए विकल्प पे विचार करते हैं। पहला विकल्प आउट ऑफ डेट, तो बिल्कुल आपका मिल गया, ये रहा आउट ऑफ डेट, तो ये आपका सही जवाब रहा। फिर भी अपन बात करते हैं फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग का मतलब हो गया आगे आने वाला, ठीक है। फैशनेबल अर्थात जो चलन में है, फैशन में है, तो ये दोनों ही विकल्प सही जवाब नहीं है। प्रेडिक्टेबल अर्थात जिसके बारे में भविष्यवाणी करी जा सकती हो, उसको अपन क्या कहेंगे, प्रेडिक्टेबल कहेंगे, तो ये भी आपका सही जवाब नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आउट ऑफ डेट, अर्थात ऑप्शन ए। देखिएगा, देयर वर मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ पास्ट फैशंस, वहां पर पुरानी फैशन के बहुत सारे फोटोग्राफ्स रखे हुए थे। तो ये रहा आपका प्रश्न। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रीपोस्टरस। जी हां, प्रीपोस्टरस। और प्रीपोस्टरस जो है ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ जो होता है वो होता है मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद या गंभीरता से लेने योग्य नहीं हो। मूर्खतापूर्ण है, ठीक है, इडियोटिक है, हास्यास्पद रिडिकुलस है, ठीक है, गंभीरता से लेने योग्य नहीं है, लाइटली जिसको अपन ले लेते हैं, ठीक है, वैसा कुछ मीनिंग आता है। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज प्रीपोस्टरस, यदि आप किसी चीज का वर्णन प्रीपोस्टरस कहते हुए करते हैं, यू मीन दैट, तो आपके कहने का मतलब ये होता है इट इज एक्सट्रीमली अनरीजनेबल एंड फुलिश। अनरीजनेबल अविवेकपूर्ण, एंड फुलिश यानी बेवकूफी भरा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये फला फला चीज जो कि प्रीपोस्टरस है, दैट मीन्स ये अनरीजनेबल भी है और फुलिश भी है, ठीक है दोस्तों। तो सिनोनिम्स पे विचार करते हैं। रिडिकुलस हास्यास्पद, बिजारी भी कह सकते हैं, इनक्रेडिबल भी कह सकते हैं, ठीक है, आउटरेजियस भी कह सकते हैं। हालांकि इनक्रेडिबल का अर्थ जो है अविश्वसनीय भी होता है, ठीक है। अब आप यहां विकल्प पे आ जाइए। पहला विकल्प देखिएगा, पहला विकल्प है फॉर्मल अर्थात औपचारिक, यह सही जवाब नहीं होगा। जुडिशियस, न्यायोचित, जुडिशियस का अर्थ होता है न्यायोचित, तो यह भी आपका सही जवाब नहीं दोस्तों। अब फिर अगला है रिडिकुलस, तो यह रहा आपका सही जवाब। रिडिकुलस सिनोनिम्स में अपन ने यहां देखा ही था, यह आपका सही जवाब है। सेरेमोनियस, जी हां, सेरेमोनियस का अर्थ होता है औपचारिक, फॉर्मल, औपचारिक, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। ये दोनों ही आपस में क्या है, सिनोनिम्स है। फॉर्मल तथा सेरेमोनियस दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। लेकिन यहां पर यह सही जवाब नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या है, रिडिकुलस, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है, रिडिकुलस। द होल आइडिया वाज प्रीपोस्टरस, कि पूरा विचार ही बड़ा बेवकूफी भरा था, प्रीपोस्टरस था, इडियोटिक था। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द जो अपन ने लिया है वो है डिसेंबल। जी हां, डिसेंबल वर्ब है जिसका अर्थ होता है छिपाना, हाइड करना, कंसील करना, पाखंड करना। कई बार क्या होता है, हमारे भीतर जो भावनाएं होती हैं हम उनको भी तो छिपाते हैं। जरूरी थोड़ी किसी वस्तु को थोड़ी छिपा रहा है, छिपा लिया, नो, यही नहीं, ये अर्थ भी तो हो सकता है मैं अंदर से तो गुस्सा हूं लेकिन मैं ऐसे मुस्कुरा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स को क्या कर रहा हूं, हाइड कर रहा हूं, डिसेंबल कर रहा हूं। तो इसका अर्थ पाखंड करना भी होता है, स्वांग रचना भी इसका अर्थ होता है। व्हेन पीपल डिसेंबल, जब लोग क्या करते हैं, डिसेंबल करते हैं, दे हाइड देयर रियल इंटेंशंस और इमोशंस, तो वे अपने रियल इंटेंशंस, सच्चे अच्छे जो सच्चे इरादे हैं उनको और अपनी सच्ची भावनाओं को क्या करते हैं, छिपाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। विकल्प पे पहले विचार बाद में करेंगे, पहले सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, हाइड हो सकता है, एक्ट हो सकता है, प्रिटेंड का अर्थ पाखंड करना होता है, ब्लफ, ब्लफ का मतलब भी फाफ टेकना, ऐसा आपने बिल्कुल सुना ही होगा।
वैसे इसका अर्थ पाखंडी भी होता है, फाफी भी होता है, ऐसे अपन बोल ही देते हैं। ठीक है, तो अब चलिए ऑप्शंस पे विचार करते हैं। पहला विकल्प आपके सामने जो है वो है डिसएग्री, अर्थात असहमत होना। तो सहमत होना अर्थ निकलता तब ये आपका सही जवाब होता, लेकिन ऐसा कोई अर्थ ऊपर नहीं था, तो ये आपका गलत आंसर रहेगा। शेक, बिल्कुल शेक, बिल्कुल हिलाना, झकझोर देना। ठीक है, ये भी सही जवाब नहीं हो सकता। और इम्पिकेबल, इम्पिकेबल का अर्थ होता है त्रुटिहीन। जी हां, त्रुटिहीन अर्थात जिसमें कोई गलती नहीं हो, कोई त्रुटि नहीं हो, तो यह भी आपका सही जवाब नहीं होगा। अब बच गया आपका कंसील। कंसील का अर्थ होता है छिपाना, अर्थात हाइड करना। ठीक है, तो यह आपका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। तो डिसेंबल का सिनोनिम क्या रहेगा, कंसील या हाइड। तो यह आपका सही जवाब है दोस्तों। देखिएगा, हेनरी वाज नॉट स्लो, हेनरी पीछे नहीं था टू डिसेंबल, छिपाने में, व्हेन इट सर्व्ड हिज पर्पसेस, जब उसके उद्देश्य जब पूरे होने लगे तो अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने में पीछे नहीं रहा वह बंदा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है रॉकस। जी हां, रॉकस। अगेन ये फिर से एक एडजेक्टिव लेकर के आए, पहले वाला वर्ब था, उससे पहले एडजेक्टिव था, तो फिर से अपन एक एडजेक्टिव लेकर के आए हैं, रॉकस। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी नाउन की क्या करे या प्रोनाउन की क्या करे, विशेषता बताए। तो रॉकस जो है ये आवाज से संबंधित है, यूज्ड अबाउट पीपल्स वॉइस, लोगों की आवाज से संबंधित है। लाउड एंड अनप्लीजेंट, जोर की आवाज हो लेकिन अनप्लीजेंट हो, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, कर्कश कह सकते हैं। तो लोगों की आवाज कैसी, ऊंची और कर्ण कटु, कर्ण यानी कान, कटु यानी बहुत ही कड़वी आवाज लगती हो, जिसको अपन कह सकते हैं कर्कश। तो बहुत ऊंची आवाज में, शोरगुल भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो बॉइस्ट्रस, बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, बॉइस्ट्रस आप कह सकते हैं, इसे आप रैम्बैक्शियस कह सकते हैं। फिर से देखिएगा, रैम्बंक्शियस, रैम्बंक्शियस इसे आप कह सकते हैं। रोबस्टिस भी आप इसे कह सकते हैं, रोइस्ट्रस भी कह सकते हैं। राउडी, ये शब्द आपको बिल्कुल याद रहेगा, राउडी राठौड़। ठीक है, राउडी भी आप कह सकते हैं और रम्बस्टिस भी आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सिनोनिम्स रहे। अब आप आ जाइए इधर ऑप्शंस पे चलते हैं। तो ऑप्शंस में पहला शब्द जो है, विकल्प ए जो है वो है फ्लेवरफुल। फ्लेवरफुल भी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है फुल ऑफ फ्लेवर्स, स्वाद से बिल्कुल भरपूर। तो ये तो यहां सही जवाब नहीं हो सकता ना दोस्तों, तो ये आपका एक गलत विकल्प रहेगा यदि आप इसे चुनते हैं तो। जैरिंग, जी हां जैरिंग, जैरिंग का देखिए अर्थ होता है कुछ अनप्लीजेंट, अप्रिय। ठीक है, आपको थोड़ा चुभने वाला, खटकने वाला। टू हैव एन अनप्लीजेंट और अनोइंग इफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, जिसका अनप्लीजेंट, असुखद और अनोइंग इफेक्ट, नाराज करने वाला सा प्रभाव पड़ता हो, ऐसे चीज को अपन क्या कहेंगे, जारिंग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका सही जवाब नहीं है फिलहाल। बॉइस्ट्रस, जी हाँ ये रहा आपका बॉइस्ट्रस, यहां पर मिल ही गया था, तो ये आपका सही जवाब होगा। फिर ऑप्शन डी पर भी विचार कर ही लेते हैं, एविल, जिसको आप बैड कह सकते हैं, बुरा कह सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका सही विकल्प यहां पर इस रॉकस के लिए नहीं है, तो आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बॉइस्ट्रस। देखिएगा, आई हर्ड द रॉकस कॉल ऑफ द क्रॉज, क्रॉज कौवे, मैंने कौवों की जो कर्कश आवाजें हैं वो मैंने सुनी। अगला देखिएगा, एब्रोगेट, एब्रोगेट वर्ब है जिसका अर्थ होता है अभिनिषेध करना, निषेध करना, किसी एग्रीमेंट को, किसी समझौते को खत्म करना, उसको फॉर्मली, औपचारिक रूप से खत्म करना, कानूनन खत्म करना, यह सब क्या कहलाता है, एब्रोगेट कहलाता है। टू एंड अ लॉ, किसी कानून को खत्म करना, एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट को खत्म करना, जैसे धारा 370 को एब्रोगेट किया गया, ठीक है, उसको खत्म किया गया। ठीक है, और कस्टम, कस्टम किसी परंपरा को फॉर्मली, औपचारिक रूप से क्या करना, बंद करना। जैसे डावरी ट्रेडिशन जो है, डावरी कस्टम जो है, दहेज प्रथा था, उसको औपचारिक रूप से बंद किया गया। इस प्रकार की जो शब्द हैं वहां, जो प्रथाएं हैं उनको बंद करने के लिए अपन एब्रोगेट शब्द को काम में लेते हैं। औपचारिक रूप से जब किसी को बंद करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है, किसी समझौते को, एग्रीमेंट को, किसी कानून को, किसी कुप्रथा को बंद करते हैं, तो उसके लिए आप एब्रोगेट शब्द का चुनाव कीजिएगा। सिनोनिम्स के तौर पे देखिए, नलीफाई, नल,
नील से याद कर लो यार, नील से बन गया नल, ऐसे याद कर लो, ठीक है। शून्य घोषित करना, नलीफाई। नेगेट का मतलब मना करना भी होता है, ठीक है। एनुअल का मतलब भी क्या होता है, समाप्त करना होता है। एब्रोगेट, ये यहां आई गया शब्द, पहले अपन ले चुके हैं तो यहां अपने को लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, लिख दिया गया। इनवैलिडेट, ठीक है, वैलिडेट वैध घोषित करना या इसको लागू करना। इनवैलिडेट का मतलब उसे बंद करना, ठीक है दोस्तों, अवैध करना, बंद करना। आप चलिए विकल्प पर विचार करते हैं। पुट एन एंड टू, किसी चीज को समाप्त कर, घोषित करना या समाप्त करना। तो ये आपका यहां पर सही जवाब है पुट एन एंड टू। जो उपलब्ध विकल्प है उनमें से इलोप का अर्थ होता है किसी के साथ भागना, किसी के साथ भाग जाना इलोप कहलाता है, ठीक है। और इसके साथ प्रीपोजिशन विद आती है, ठीक है। द गर्ल इलॉप्ड विद अ बॉय, द गर्ल इलॉप्ड विद अ बॉय, ठीक है। लड़की जो किसी लड़के के साथ भाग गई, इलॉप विद, प्रीपोजिशन विद आएगा, इसका नाउन होता है इलॉपमेंट। गेट क्रैश, जी हां, गेट क्रैश का मतलब क्या होता है, आप जैसे आप कहीं पर निमंत्रित नहीं है, आमंत्रित नहीं है, सॉरी, आप कहीं पर आमंत्रित नहीं हैं और फिर भी आप किसी आयोजन में, किसी समारोह में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अक्सर देखा होगा लड़के जो है वो क्या करते हैं, किसी शादी का निमंत्रण उनके पास होता नहीं है, बुलाया होता नहीं है, और फिर भी शादी में खाना खाने के लिए घुस जाते हैं। गेट को क्या कर दिया आपने, क्रैश कर दिया विदाउट परमिशन, ठीक है दोस्तों। तो गेट क्रैश का मतलब क्या होता है कि बिना इजाजत, सॉरी, बिना निमंत्रण के कहीं किसी समारोह आदि में घुस जाना, ठीक है। तो गेट क्रैश भी यहां पर आपका सही जवाब नहीं है। सेंड अवे का मतलब होता है किसी को भेजना, किसी को भेजना। जैसे आई सेंड माई चाइल्ड फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मैं अपने बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भेजता हूं। तो सेंड अवे, ओके, ये भी आपका यहां पर सही विकल्प नहीं है। तो सही विकल्प जो है इन चारों में से कौन सा रहेगा, पुट एन एंड टू, ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, द ट्रीटी वॉज एब्रोगेटेड इन 1929। ट्रीटी का अर्थ होता है संधि या समझौता। संधि जो है, समझौता जो है 1929 में समाप्त कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला है एब्डिकेट। जी हाँ, एब्डिकेट वर्ब है जिसका अर्थ होता है त्याग करना, विशेषतः खास तौर पर अधिकार या पद का त्याग करना, अधिकार का या पद का त्याग करना जो एब्डिकेट कहलाता है। टू रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब क्या होता है, छोड़ना। ए थ्रोन का अर्थ होता है गद्दी, सिंहासन, हाई ऑफिस, उच्च पद, डिग्निटी, इसका अर्थ भी पद से लिया जाता है, और फंक्शन, ठीक है। तो किसी उच्च पद को, बड़े पद को इत्यादि को, अपने पद को, गद्दी को, सिंहासन को इत्यादि को छोड़ देना क्या कहलाता है, एब्डिकेट कहलाता है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एबनेगेट इससे बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है। रेलिंक्विश भी इसका अर्थ होता है छोड़ना, रेलिंक्विश से मिलता जुलता रिनाउंस है। रिनाउंस का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। रिजाइन इस्तीफा देना, किसी पद से इस्तीफा देना ही होता है, तो इसका मतलब ये उस पद को छोड़ना होता है। स्टेप डाउन का मतलब भी एक प्रकार से इस्तीफा देना होता है। और स्टेप डाउन, ठीक है, जब इसके बाद में उस पद को आप लिखेंगे तो उससे पहले प्रीपोजिशन आपको हमेशा फ्रॉम लगानी ही पड़ेगी, याद रखिएगा। अब चलिए विकल्प पर विचार करते हैं। पहला विकल्प है ज्वाइन, ये तो इसका ऑपोजिट हो गया। ज्वाइन का अर्थ आप जानते ही हैं, ठीक है, ज्वाइन करना, तो ये इसका सही जवाब नहीं है। सर्च, तलाश करना, ये भी सही जवाब नहीं होगा। एडवांस, ये वर्ब के रूप में है, वर्ब के रूप में एडवांस का अर्थ होता है आगे बढ़ना। जी हां दोस्तों, आगे बढ़ना, ठीक है। वैसे एडवांस का अर्थ क्या होता है, टोकन मनी भी होता है, ठीक है, एडवांस टोकन मनी भी होता है, साई जिसको अपन कहते हैं, टोकन मनी भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो नाउन के रूप में होता है। वर्ब के रूप में एडवांस का अर्थ होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। और ये आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा, यहां पर वर्ब पूछा है तो यहां पर भी आपको वर्ब ही तलाश करनी है। यदि यहां पर गलती से नाउन दे दिया गया है तो वो कभी भी आपका सही जवाब नहीं होगा, भले अर्थ मिलता जुलता सा हो, सही जवाब वो नहीं हो सकता। ऊपर वर्ब पूछा है, यहां नाउन पूछ रहा है, यहां नाउन दे दिया है गलती से किसी एक विकल्प में, तो वो विकल्प कभी भी आपका सही जवाब नहीं हो सकता। यहां पर भी वर्ब ही आपको लेकर के आनी है, तो ये वर्ब है,
ठीक है, हालांकि इसे नाउन के रूप में भी लिखा जाता है, लेकिन यहां हम इसे वर्ब ही मानेंगे और वर्ब के रूप में इसका अर्थ होगा आगे बढ़ना। अगला है रिनाउंस, तो ये रहा आपका सही जवाब, क्योंकि रिनाउंस जो है आपको यहां पर मिल गया था पहले, रिनाउंस। तो रिनाउंस का अर्थ एब्डिकेट के अर्थ के बिल्कुल समानांतर है। एग्जाम्पल देखिएगा, द किंग वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट, कि राजा पर दबाव बनाया गया गद्दी छोड़ने के लिए, सिंहासन छोड़ने के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक्रीमनी, जी हां, एक्रीमनी नाउन है, नाउन है जिसका अर्थ होता है क्रोध युक्त और कटु भावना या शब्द, अर्थात हम ऐसे कुछ क्रोध में आकर के किसी को क्रोधपूर्ण बातें कहते हैं, हमारे भीतर ऐसी कटु भावनाएं रखते हैं, तो हम एक्रीमनी शब्द के जरिए उन्हें व्यक्त करते हैं। एंगर एंड बिटरनेस, गुस्सा और कड़वाहट। हार्श और बाइटिंग शार्पनेस, स्पेशली वर्ड्स, मैनर और फीलिंग्स। ठीक है, हमारे व्यवहार में, शब्दों में, हमारी भावनाओं में जो कटुता झलकती है उसको अपन एक्रीमनी कहते हैं दोस्तों। सिनोनिम्स के तौर पे देखिएगा, एक्रीडटी भी होता है, इसे एक्रीडिटी मत पढ़िएगा, एक्रीडटी, ठीक है, एक्रीडटी। एक्रिडनेस भी होता है, अस्परिटी भी होता है, बाइल भी होता है, मोरडेंसी भी होता है, और विरुलेंस भी होता है दोस्तों, विरुलेंस न कि लेंस, विरुलेंस भी होता है। इन सभी का अर्थ यही होता है कटु और गुस्से से भरी भावनाएं या शब्द एक्रीमनी कहलाएंगे। तो चलिए विकल्प पे विचार करते हैं। पहला विकल्प जो है वो है स्प्लीन, और स्प्लीन का अर्थ जो होता है वो होता है एंगर, गुस्सा। जी हां, गुस्सा। कर्टसी, विनम्रता, ऑपोजिट सा लगता है, सही जवाब नहीं है, गलत आंसर है। ओरिएंटेड, उन्मुख, जिसको अपन कहते हैं, ओरिएंटेड का अर्थ होता है उन्मुख, ये भी आपका गलत जवाब है। स्कैर्स, दुर्लभ, रेयर, जिसको अपन कहते हैं, ये भी एक गलत जवाब है। ठीक है, तो सही जवाब आपका क्या रहेगा? स्प्लीन। स्प्लीन का अर्थ भी क्या होता है? एंगर होता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्प्यूट कॉन्टिन्यूड, झगड़ा चलता गया, विद इंक्रीज्ड एक्रीमनी, जिसमें कटुता बढ़ती गई। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एम्बलिश। एम्बलिश का अर्थ क्या होता है? सजाना, संवारना। ये सजाना संवारना व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, भोजन के लिए भी हो सकता है, बातों के लिए भी हो सकता है, किसी वस्तु के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए इसको हो सकता है। जैसे आप क्या करते हैं, ठीक है, जैसे पिज्जा है, पिज्जा के ऊपर कुछ टॉपिंग्स लगा कर उसे आप क्या करते हैं? गार्निश करते हैं, डेकोरेट करते हैं, एम्बलिश करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। ठीक है, आप अपने शरीर पर आभूषणों को पहन करके, वस्त्रों को पहन कर क्या करते हैं? शरीर को डेकोरेट करते हैं। दुल्हन जैसे श्रृंगार करती है, डेकोरेट करती है, एम्बलिश करती है अपने आप को। तो एम्बलिश वर्ब है जिसका अर्थ होता है सजाना, संवारना, अलंकृत करना, शोभा में वृद्धि करना। टू मेक ब्यूटीफुल विद ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, अलंकरणों से किसी चीज को बिल्कुल और ज्यादा सुंदर बनाना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो अडॉर्न, जी हां, अडॉर्न, डेक और डेकोरेट। ध्यान रखिएगा, DEC के डेक दे रखा है, और डेकोरेट, डेकोरेट में DEC है लेकिन के नहीं है, लेकिन आप उच्चारण के तौर पे याद कर लीजिए, डेक और डेकोरेट, डेक और डेकोरेट, ऐसे आप याद कर सकते, डेक, डेकोरेट। ऑर्नामेंट अर्थात आभूषण, वर्ब के तौर में आभूषणों से सुसज्जित करना। एम्बलिश ये शब्द के रूप में खैर पूछा गया है, यहां नहीं लिखना चाहिए था, लिख दिया, कोई बात नहीं। ब्यूटीफाई, सजाना। गार्निश, खास तौर से गार्निश शब्द जो है ये पकवानों के लिए, इनके लिए काम में आता है। ये उनको अपन क्या करते हैं? सजाते हैं, संवारते हैं, उनके ऊपर कुछ टॉपिंग्स वगैरह लगा करके, ठीक है, तो गार्निश करते हैं अपन उनको। तो देखिएगा, एम्प्लॉय, पहला जो शब्द है वो है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय शब्द जो है इसका अर्थ, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है किसी को रोजगार देना, किसी को काम पर लगाना, एम्प्लॉय होता है। दूसरा एम्प्लॉय का जो अर्थ होता है किसी कार्य में लग जाना, एम्प्लॉय, या लागू करना, किसी चीज को लागू करना भी एम्प्लॉय होता है। तो किसी को काम पर लगाना या किसी काम को लागू करना या चालू करना, ये सही जवाब नहीं होगा। अरेंज, व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित करना, ये भी सही जवाब नहीं है। डेकोरेट, ये आपका सही जवाब है, डेकोरेट, और ये रहा आपका डेकोरेट। ठीक है, डिजाइन, डिजाइन भी यहां पर सही उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, कलाकृति बनाना, डिजाइन बनाना, ये सही जवाब नहीं हो सकता दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही एम्बलिश्ड हिज स्पीच विद अ फ्यू कोटेशंस, उसने
कुछ कोटेशंस का प्रयोग करके अपनी स्पीच को क्या किया, सजा दिया, एम्बलिश कर दिया, डेकोरेट कर दिया। चलिए अंतिम शब्द की तरफ बढ़ते हैं, और आज का जो अंतिम शब्द है वो है डैम्प स्क्विब। जी हाँ, नाउन है। नाउन के रूप में एक इसको इडियम तथा फ्रेज की तरह से अपन काम में लेते हैं, जिसका अर्थ होता है ऊंची दुकान फीका पकवान। जी हाँ, ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात जैसी उम्मीद थी वैसा एक्साइटिंग या वैसा इफेक्टिव कोई चीज नहीं निकलती है, ठीक है, तो उसके लिए अपन कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। समथिंग दैट इज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज इट इज नॉट एज एक्साइटिंग और इफेक्टिव एज एक्सपेक्टेड, यूज एज एन इडियम और फ्रेज। कोई चीज उतनी इफेक्टिव या उतनी एक्साइटिंग नहीं निकली जितना कि हमने उम्मीद करी थी, और इस वजह से अपन क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अपन कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। तो देखिएगा, इनसिग्निफिकेंट हैपनिंग, कोई अमहत्वपूर्ण घटना हो सकता है भाई, लेकिन अगले विकल्प पे फिर पहले विचार कर लेते हैं। एंड ऑल्ड टेक्निक, कोई पुरानी तकनीकी, ये तो गलत जवाब है भाई। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, कोई असफल प्रयास, ये भी नहीं होगा। शॉर्ट श्रिल अटेम्प्ट, कोई छोटा और बहुत ही आवाजदार प्रयास, जी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो जो उपलब्ध विकल्प हैं उनमें सबसे ज्यादा सटीक जो है ऑप्शन ए है। सो ऑप्शन ए इज द मोस्ट बिफिटिंग आंसर दैट बिफिट्स दिस डैम्प स्क्विब नाउन। ओके दोस्तों, ये जो डैम्प स्क्विब दे रखा है उसके लिए सबसे सटीक इनसिग्निफिकेंट हैपनिंग, कोई अप्रभावशाली घटना जो है, ठीक है, उसको ये डैम्प स्क्विब क्या करता है, सिनोनिम के बतौर प्रस्तुत करता है, पेश करता है। तो ये रहा, इसके एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, द कंपनीज स्टॉक, कंपनी का स्टॉक जो है टर्न आउट टू बी समथिंग ऑफ ए डैम्प स्क्विब, कंपनी का स्टॉक जो है ऊंची दुकान फीका पकवान ही क्या हुआ, साबित हुआ दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस सेशन में मैंने आपके लिए 15 सवाल चुने थे। ये सारे 15 सवाल जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक भी शब्द चूकिएगा मत। हो सकता है आपको ये अपकमिंग एग्जाम में इनमें से कोई शब्द देखने को मिल जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये सेशन कंप्लीट हुआ है तो सारे के सारे शब्द जो है आपके दिमाग में छप से गए होंगे, एक भी शब्द आप भूलने वाले नहीं हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं ये भी आशा करता हूं कि आपको ये सेशन जो है काफ़ी पसंद आया होगा, ये चैनल आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और यदि आपको पसंद आ रहा है तो ऐसे ही वीडियो मैं और लेकर के आऊँगा, लेकिन मुझे भी तो पता चले कि आपको पसंद आ रहा है। तो इसके लिए आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मुझे यदि आप कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई वीडियोस बनवाना चाहते हैं, तो उस पर भी आप ज़रूर बताइए। और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भूलिएगा ही मत, वही हमारी जान है, ताकत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।